नमस्कार। बिहार में एक बार फिर चुनावों की आहट है क्योंकि 18 जून को जो एमएलसी के चुनाव हैं 9-10 सीटों के ऊपर उनका मतदान होना है। अब ऐसे में तमाम जो पार्टियां हैं, तमाम जो दल हैं, वो अपने अपने आप को मजबूत करते हुए यहाँ पे नज़र आते हैं क्योंकि अगर आंकड़ों पे जाएं तो लगभग बीजेपी यानी एनडीए कुनबे के पास में 202 विधानसभा सीटें हैं। इसके अलावा अगर हम जो महागठबंधन की बात करें, इंडिया गठबंधन की बात करें, तो उनके पास में लगभग 35 सीटें दिखाई पड़ती हैं। तो ऐसे में अगर हम दोनों पार्टियों को देखें कि 10 में से कितनी सीटें किसके हिस्से में आएंगी, तो जो आंकड़े बताते हैं वो तकरीबन ये पता चलता है कि एनडीए के पास में 9 सीटें उनकी तरफ जाती हुई दिखाई पड़ती हैं। वहीं एक सीट के ऊपर आरजेडी या जो महागठबंधन है उसका यहाँ पर कब्जा होता हुआ दिखाई पड़ सकता है क्योंकि हर एमएलसी के लिए कम से कम 25 वोट होने ज़रूरी हैं और इस आधार पर देखें तो आरजेडी के पास 25 का वो आंकड़ा है। इसके अलावा कांग्रेस पार्टी को देखें, उनके पास भी 6 विधायक हैं, वाम दल हैं, उनके पास भी कह सकते हैं कि जो विधायकों की संख्या है वो 4 के आसपास है। तो मिला जुला कर देखा जाए तो ये आंकड़ा 35 के आसपास बन जाता है। वहीं ओवैसी की पार्टी का जिक्र करें, उनके पास भी 5 विधानसभा विधायक हैं, लेकिन फिलहाल जो पूरा रुझान जा रहा है वो बीजेपी और एनडीए के पास में जा रहा है क्योंकि उनके पास में जो आंकड़ा है वो उनको लगभग 9 सीटें दिलाता हुआ दिखाई पड़ सकता है क्योंकि 9 सीटों पर जो चुनाव होगा वो सीटें वो हैं जो यहाँ पर खाली होती हुई दिखाई पड़ती है, यानी कि जिनका 6 साल का जो कार्यकाल है वो पूरा हो गया है, उन सीटों के ऊपर ये मतदान होगा। वहीं एक सीट जो मुख्यमंत्री रहे, एक तरीके से हम कहें कि नीतीश कुमार जी पूर्व मुख्यमंत्री, उनके इस्तीफ़ा देने की वजह से ये सीट खाली हुई है क्योंकि वो राज्यसभा चले गए हैं और मुख्यमंत्री भी अब वो नहीं है क्योंकि सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बन गए हैं। तो इस तरह से तमाम जो इन सीटों के ऊपर दावेदारी हो रही है, अगर हम गणित को देखें तो ये पता चलता है कि जेडीयू के खाते में 4 सीटें जा रही हैं, बीजेपी 3, एलजेपीआर के खाते में 1 और आरएलएम उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी के पक्ष में भी 1 सीट जाती हुई दिखाई पड़ती है। लेकिन मसला उस वक्त फंस रहा है जब जीतन राम मांझी कहते हैं कि भाई हमें भी कम से कम 1 सीट चाहिए और वो भी अपनी मांग यहाँ पर करते हुए दिखाई देते हैं। लेकिन अगर हम आरजेडी खेमे की बात करें या फिर हम जो महागठबंधन उसकी बात करें तो उनके पास आंकड़ा 25 का है। एक एमएलसी वो बना सकते हैं या एक एमएलसी को वो विधान परिषद में भेज सकते हैं। अब ऐसे में वो नाम कौन सा होगा, क्योंकि लगातार 2-3 नामों के ऊपर चर्चा चल रही है और ये 2-3 नामों में से एक नाम का जिक्र करें तो ये नाम निकल कर आता है तेज प्रताप यादव का। जी हाँ, बिल्कुल। अब तक जिस तरह से यादव परिवार से कटे कटे घूम रहे थे, अपनी अलग पार्टी बना ली जेजेडी के नाम से, लेकिन अब ऐसा लगता है कि उनको आरजेडी शायद कह सकते हैं कि विधान परिषद भेजती हुई दिखाई पड़ सकती है। और इसकी सुगबुगाहट जिस तरह से लग रही है तो ऐसा लगता है कि क्या उनकी पार्टी का विलय आरजेडी में होता हुआ दिखाई पड़ेगा। तो आखिर उनके ऊपर जो प्रतिबंध लगाया गया था 6 साल का, उसका क्या होगा, ये भी कहीं ना कहीं जवाब देना पड़ेगा। और एक नाम और भी है जो लगातार चर्चाओं में बना हुआ है, रोहिणी आचार्य का, क्योंकि वो भी जो अपने भाई से और तमाम परिवार के लोगों से खफा दिखाई पड़ी थी। उन्होंने तमाम तरह की बातें सोशल मीडिया के जरिए सामने रखी थी। अब उनका भी नाम कहीं ना कहीं सामने आ रहा है। उनके नाम को लेकर तो फिलहाल अभी उतनी पुख्ता जानकारी नहीं है, लेकिन तेज प्रताप यादव को लेकर लगातार इस तरह का माहौल बन रहा है कि वो एमएलसी बन सकते हैं, विधान परिषद जा सकते हैं। लेकिन क्या इसके लिए तेजस्वी यादव राजी होंगे, अपने आप में बड़ा सवाल बन जाता है क्योंकि अब तक दोनों भाइयों को एक साथ नहीं देखा गया है। हालांकि जब दो दिन पहले ही जब तेजस्वी के बेटे का बर्थडे था, पहला इराज का, उस मौके पर रोहिणी आचार्य भी नजर आई गाजियाबाद में। जब ये बर्थडे सेलिब्रेशन हो रहा था उसके साथ में यहाँ पर तेज प्रताप यादव भी दिखाई पड़े। उस समय ये लगा कि क्या कोई चुनावी समीकरण यहाँ पर बनते हुए दिखाई पड़ सकते हैं, क्या पॉलिटिकल तौर पर अब ये परिवार फिर से एकजुट होता हुआ दिखाई पड़ सकता है। और जो 5-6 साल का प्रतिबंध लगाया गया था तेज प्रताप यादव के ऊपर, वो ख़त्म होता हुआ दिखाई पड़ेगा क्योंकि
42 सीटों पर तेज प्रताप यादव ने अपने उम्मीदवारों को जेजेडी के जरिए उतारा था और अपनी सीट समेत वो तमाम जिन सीटों पर प्रत्याशी उतारे थे सब पे चुनाव हार जाते हैं। तो ऐसे में पॉलिटिकल जो उनकी स्थिति है वो बेहद कह सकते हैं कि कोई बहुत ज़्यादा मजबूत दिखाई नहीं पड़ती है। तो क्या यहाँ पर एक बार फिर आरजेडी उनको विधान परिषद भेज सकती है? और ये भी सुनने को आ रहा है कि बातचीत तो हुई है, लेकिन यहाँ पर तेज प्रताप यादव ये कहना चाहते हैं कि भाई अगर उनको आप भेजना चाहते हैं तो उनकी ही पार्टी से, यानी कि उनकी पार्टी के सिंबल पर ही आप उनको विधान परिषद भेजिए। तो ऐसे में अब इस तरह की तनातनी का माहौल बनता हुआ दिखाई पड़ता है। वहीं बीजेपी खेमे की बात करें तो वहाँ पर भी अभी जो चेहरों का चुनाव है वो नहीं हो पाया है। जेडीयू खेमे में भी लगातार अभी कौन कौन से चेहरे होंगे इसको लेकर कोई पुख्ता जानकारी नहीं है। एलजेपीआर से कौन जाएगा उसके बारे में भी कुछ पता नहीं है। आरएलएम से अगर एक सीट उनको मिलती है तो दीपक प्रकाश जो है पंत कुशवाहा के बेटे, उनको विधान परिषद भेजा जा सकता है, इसकी पुख्ता उम्मीद है। अब ऐसे में जीतनराम मांझी का ये कहना है कि भाई एक एमएलसी हमें भी चाहिए। तो क्या अब इसमें जेडीयू या बीजेपी में से कोई एक सीट यहाँ पर कम होती हुई दिखाई पड़ेगी, ये अपने आप में सवाल बनता हुआ नजर आता है। तो कई तरह के अभी कह सकते हैं इसमें दाव पेच हैं जो आने वाले दिनों में दिखाई पड़ेंगे। चूंकि 1 तारीख से जो नामांकन प्रक्रिया है वो शुरुआत हो जाएगी और 8 तारीख तक यानी 8 जून तक ये प्रक्रिया चलती हुई दिखाई पड़ेगी। 9 जून को तमाम जो कागजात होंगे उनकी जांच परख होगी और 10 से 11 के बीच में अपने नाम वापस लिए जा सकते हैं। 18 जून को जब मतदान होगा 9 बजे से 4 बजे तक, और 4 बजे जब ये मतदान ख़त्म होगा उसके बाद 5 बजे से वोटों की गिनती का काम शुरू हो जाएगा। और ये मानकर चलिए कि 6-7 बजे तक जो है रिजल्ट सामने आ जाएगा। लेकिन फिर हम देखें पूरे आंकड़ों पे जहां पर नज़र दौड़ाएं तो जिस तरह से 9 सीटों पर लगभग बीजेपी मजबूत स्थिति में है, तो क्या 10वीं सीट भी उनकी तरफ जा सकती है? क्या ये मानकर चला जाए कि जो बीजेपी लगातार कह सकते हैं अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए जानी जाती है, क्या कोई तिकड़म यहाँ पर भिड़ा सकती है? ये सवाल बनते हुए दिखाई पड़ते हैं क्योंकि कांग्रेस पार्टी के तरफ का पक्ष काफ़ी कमज़ोर दिखाई पड़ता है। बीते राज्यसभा चुनाव में भी उनके 3 एमएलए जो थे वो क्रॉस वोटिंग करते हुए बिहार में नजर आए थे। तो ये स्थिति कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी के लिए एक नाजुक कह सकते हैं स्थिति बन सकती है, क्योंकि यहाँ पर अगर उनके विधायकों ने क्रॉस वोटिंग कर दी तो फिर ये सीट जो है बीजेपी के खाते में जाती हुई दिखाई पड़ सकती है। लेकिन फिलहाल अगर हम पूरी तरह से देखें तो यहाँ मामला जो है वो 9 सीटें तो जो एनडीए कुनबा है उनके पास में जा रही हैं, वहीं एक सीट जो है वो आरजेडी यानी महागठबंधन की तरफ दिखाई पड़ती है। लेकिन क्या ये होता हुआ दिखाई पड़ेगा? और जो प्रत्याशी का जिक्र हम लोग कर रहे हैं कि क्या तेज प्रताप यादव को आरजेडी की तरफ से मैदान में उतारा जा सकता है या यहाँ पर कोई और नाम जो है वो सामने आएगा? क्योंकि तेजस्वी यादव और तेज प्रताप के बीच में अभी भी कोई बहुत बेहतर ताल्लुकात दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। जन्मदिन के मौके पर भी जब तेज प्रताप यादव पहुंचे थे अपने भतीजे को वहां पर जो है खूब उसका अच्छे से ख्याल भी रख रहे थे, लेकिन उसके बावजूद भी दोनों भाइयों का कहीं भी फोटो साथ में नहीं है। तो क्या अभी भी एक तरीके से तेजस्वी यादव ने तेज प्रताप यादव को माफ़ नहीं किया है या अभी भी आपस में दोनों भाइयों के बीच में बातचीत नहीं होती है? और जिस तरह की ये बातें सामने आ रही हैं, क्या तेजस्वी यादव इस पर मोहर लगाते हुए नजर आएंगे कि तेज प्रताप यादव को वो राज्यसभा भेजना जो विधान परिषद भेजना चाहते हैं? क्या इस बात के पुख्ता तौर पर वो बात करते हुए दिखाई पड़ेंगे? फिलहाल अभी माहौल बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है, चूँकि 2 दिन की बात है। 2 दिन के बाद में नामांकन प्रक्रिया जब शुरू हो जाएगी तो वो कौन सा नाम है जिस नाम पे मोहर लगेगी वो देखना होगा। क्योंकि तेज प्रताप यादव, रोहिणी आचार्य लगातार आरजेडी खेमे से अपने नाम या उनके जो नाम के चर्चे हैं वो आगे बढ़ते हुए दिखाई पड़ते हैं। और वहीं जिस तरह से अभी तक इस जो एनडीए कुनबे की बात करें तो जीतनराम मांझी अभी तक पूरे मसले से जो बाहर चल रहे हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि उनको भी एक एमएलसी मिले। तो क्या उनकी मांग पूरी होती हुई दिखाई पड़ेगी? तो अभी फिलहाल पॉलिटिकल तौर पर कई सारी चीज़ें सामने आना बाकी हैं। फिलहाल के प्रोग्राम में इतना ही। आप लगातार बने रहें, बिहार के मुद्दों पर हम तमाम जानकारी आपके सामने लेकर आते रहेंगे। इस प्रोग्राम में इतना ही। आप लगातार बने रहें। धन्यवाद।